ओके, लेट्स सी AS16 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या था? मतलब जब भी आप पैसा अपने बिजनेस के लिए बोरो करते हो, उससे रिलेटेड जो खर्चा लगता है उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। एक होता है इंटरेस्ट कॉस्ट और एक होता है बोरोइंग कॉस्ट। बोरो करने के लिए जितना भी आपका एक्सपेंसेस लगता है, दैट ऑल बिकम्स पार्ट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। आप उसके ऊपर जितना एवरी टाइम इंटरेस्ट पे करोगे वो भी आपका खर्चा है, वो भी आपका कॉस्ट है। इवन बोरो करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, कुछ पेपर वर्क किया होगा, कुछ लीगल कंप्लायंसेस की होगी, कुछ आपने प्रोफेशनल फीस पेमेंट किया होगा, तो वो सारे जो खर्चे हैं वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनता है। इज इट क्लियर? उसी को हम लोग बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। ये ध्यान रखना, बोरोइंग कॉस्ट इज अ वाइडर डेफिनेशन। कॉस्ट का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोरोइंग द मनी। उसमें क्या क्या आता है मेरा? कोई भी इंटरेस्ट होगा, हम पैसा बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है। यदि आपका फाइनेंस लीज में रह रखा है तो लीजेस के केस में आपने पढ़ रखा है कि फाइनेंस लीज में जो आपका फाइनेंस चार्ज होता है वो आपका बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। यदि आपने कोई भी डिबेंचर्स इशू करने में डिस्काउंट वगैरह दिया है, डिबेंचर इशू करने में आपने डिस्काउंट दिया है, तो वो जो डिस्काउंट अमाउंट है जिसको, वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है। यदि कोई आपने सीए लॉयर वगैरह अपॉइंट किया है आपका लीगल वर्क या पेपर वर्क खत्म करने के लिए, बोरो करके देने के लिए पैसा, तो उन लोग जो फीस चार्ज करेंगे दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। और इफ यदि आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो लास्ट में ईयर एंड में एक्सचेंज डिफरेंस, यदि आपका लोन का वैल्यू बढ़ रहा है, इंटरेस्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो वो एक्सचेंज डिफरेंस ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ योर बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर है? ये चीज था। बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग समझ में आया? क्लियरिटी है हाँ एकदम? अब देखो, बोरोइंग कॉस्ट का एक मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, फॉरेन करेंसी में यदि आपने बोरो कर रखा है तो उस कंडीशन में क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले देखना है जो इंटरेस्ट आप फॉरेन करेंसी में पे करोगे, वो देखना है आपको। जो इंटरेस्ट आप फॉरेन करेंसी में पे करोगे वो तो आपका कॉस्ट है ही। अब दिक्कत आता है एक्सचेंज डिफरेंस के लिए। लेकिन यदि ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस आपका यदि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस टूवर्ड्स प्रिंसिपल, मतलब ईयर एंड में आपको देखना पड़ेगा कि कितना पैसा और चुकाना है। यदि आपका फॉरेन करेंसी बढ़ चुका है, मार्केट में रेट बढ़ चुका है, तो पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा ना फ्यूचर में। तो एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट आज ही उसको खर्चा मानना पड़ेगा। तो AS16 क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपने इंटरेस्ट एक्चुअल में फॉरेन लोन में कितना दिया है वो, प्लस उसमें आप ये देखो कि एक्सचेंज डिफरेंस, प्रिंसिपल अमाउंट जो बाकी है उस पे एक्सचेंज डिफरेंस कितना देना पड़ेगा। लेकिन यदि वही लोन जो आपने फॉरेन करेंसी में लिया है, इफ इंडियन करेंसी में लेते तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता? वही लोन जो आपने फॉरेन करेंसी में लिया है, वही लोन आपने इंडियन करेंसी में लिया होता तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता? इफ इंटरेस्ट अमाउंट और जो एक्सचेंज डिफरेंस है उन दोनों में, यानी फॉर इंडियन करेंसी में जितना इंटरेस्ट बनता है, इंडियन करेंसी में जितना इंटरेस्ट बनता है और एक्सचेंज डिफरेंस उसमें जो विच एवर इज लोअर होगा वही आपको बोरोइंग कॉस्ट मानना है। इज इट क्लियर? ये वाला पार्ट समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो पहला तो सबसे पहले इसके ऊपर अपने को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखो क्या बोला, इसको अच्छे से समझ लिया तो ये एक हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट का जब भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन घूम फिरा के आता है। देखो क्या बोला कि सपोज आपने एक लोन लिया है $10,000 का 1 अप्रैल 2011 को फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम पेबल एनुअली। हमने $10,000 का लोन लिया था 1 अप्रैल को, हर साल 5% का इंटरेस्ट देना है। हर साल 5% का इंटरेस्ट देना है, इसका मतलब 10,000 के ऊपर $500, $500 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। करेक्ट? ईयर एंड में। हाँ अब जिस दिन हमने लोन लिया उस दिन का एक्सचेंज रेट था 45। जिस दिन लोन लिया था फॉरेन करेंसी में उस दिन $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज। द एक्सचेंज रेट एज एट 31 मार्च, अब ईयर एंड में एक्सचेंज रेट हो चुका है 48 रुपीज। तो एक बात बताओ, हमें $500 का इंटरेस्ट देना है ईयर एंड में, तो हम डॉलर थोड़ी देंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? हम अपने घर से रुपए लेके जाएंगे, डॉलर परचेज करेंगे और जिससे लोन लिया उसको डॉलर पे कर देंगे। तो हमें कितना डॉलर, कितना रुपीज लेके जाना पड़ेगा? जो ईयर एंड में $1 का रुपीज में रेट है, तो उस दिन 48 का रेट है।
और मुझे टोटल $500 खरीदना है, तो मुझे कितना रुपीज लेके जाना पड़ेगा? 24,000। 24,000 रुपीज लेके जाऊंगा तब मैं खरीद पाऊंगा $500, और $500 का इंटरेस्ट पे कर दूंगा। क्लियर है? अब देखो क्या बोलता है, इफ एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से आपका कितना पैसा लग गया, एक्सचेंज डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। ये तो इंटरेस्ट आपका जाएगा ही जाएगा, इतना तो ये तो आपका बोरोइंग कॉस्ट है ही, जितना इंटरेस्ट आपको पे करना है वो तो बोरोइंग कॉस्ट है। नाउ द प्रॉब्लम इज एक्सचेंज डिफरेंस। आपने $10,000 का लोन लिया था, क्लियर है? उस दिन रेट था 45 रुपए। इसका मतलब उस दिन के अकॉर्डिंग देखे तो हमें पेमेंट करना था कितना? 4,50,000 ही। इन शॉर्ट इंडियन करेंसी में देखे तो हमने 4,50,000 का लोन लिया, लेकिन अब ईयर एंड में उस $1 का रेट हो चुका है 48, यानी ऑटोमेटिकली अपनी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। अब यदि आज $10,000 का पे करना पड़ेगा तो हमें कितना रुपीस लेके जाना पड़ेगा? 4,80,000 रुपए। जब लोन लिया था तब तो जरूरत था सिर्फ 4,50,000 का। अब ईयर एंड में आते आते यही लोन का रीपेमेंट करने के लिए आपको पैसा कितना चाहिए? 4,80,000। तो 30,000 का लाइबिलिटी बढ़ गया ना? यस। क्लियर है? तो इसी का ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी 30,000 हुआ है। अब आपको क्या देखना है, यदि यही लोन आपने इंडियन करेंसी में लिया होता, यही लोन आपने इंडियन करेंसी में लिया होता तो आपका लोन कितना होता? 4,50,000 रुपए का। आपने डॉलर में नहीं लेके 1 अप्रैल को ये लोन इंडियन करेंसी में लिया होता तो लोन 4,50,000 का लोन लेते, और उस पे इंटरेस्ट कितना देते? इंटरेस्ट एट द रेट 11% ना। तो 4,50,000 पे इंडियन करेंसी में इंटरेस्ट कितना जाता? 49,500। यस। तो बोलता है जितना एक्सचेंज डिफरेंस और इंटरेस्ट इन इंडियन करेंसी होता, उसमें से जो विच एवर इज लोअर, उसी को आप क्या करोगे? बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट मानोगे। आई बात समझ में? फिर से बोलिए भैया। सबसे पहले बोला कि फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा वो निकालो। उसके बाद में आप कितना बोरोइंग कॉस्ट मानोगे, मतलब कॉस्ट का पार्ट कितना मानोगे और कितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे वो देखना है। तो उसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि जितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे ईयर एंड में मेरा लायबिलिटी कितना बढ़ रहा है वो देखो। सेकंड स्टेप देखो कि यदि उतना ही लोन, जितना लोन आपने फॉरेन करेंसी में लिया था वही लोन आपने इंडियन करेंसी में लिया होता तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 49,500 देना पड़ेगा। तो यानी बोलता है इसमें से 49,500 आपको इंडियन करेंसी में इंटरेस्ट दे सकते थे आप? यस। फॉरेन करेंसी में कितना इंटरेस्ट दे रहे हो? 24। तो भारत का नुकसान कितना करा दिया? 25,500। तो जितना आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, जिसको आपको दिखाना है, उसमें से सिर्फ कितना दिखाओगे? 25,500 ही बोरोइंग कॉस्ट बनेगा आपका। जितना आपने इंडिया का नुकसान करवाया उतना ही आपका बोरोइंग कॉस्ट बनेगा, बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना पड़ेगा। समझा भैया। तो अल्टीमेटली तुम्हारा देखो बोरोइंग कॉस्ट कितना बना, जो रियल में पे किया 24,000 वो, प्लस क्या बोला, प्लस कितना मिलेगा अपने को? कि जितना इंडिया का नुकसान करवाया उसको आप बोरोइंग कॉस्ट मानो, डिफरेंस वैल्यू को। यस। तो अल्टीमेटली तो आपका कितना हुआ? जितना इंडिया में यदि आप लोन लेते उतने तक का इंटरेस्ट का तो हम बोरोइंग कॉस्ट मान देंगे, उससे ज्यादा यदि आप मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा वो। आप टोटल कितना चाह रहे हो? देखो, यू वांट, आपके पॉकेट से 24,000 का इंटरेस्ट पे हुआ, राइट? फॉरेन करेंसी में जो लोन ले रखा है, प्लस आप बोलते हो कि ईयर एंड में डॉलर का रेट तो बढ़ चुका है, तो अब मेरा लोन का लायबिलिटी भी बढ़ चुका है, तो लोन का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ाओ। लोन का वैल्यू बढ़ाना चाहोगे ना आप तो? हाँ। 24,000 का इंटरेस्ट तो वो बोरोइंग कॉस्ट,
प्लस आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो उतने से लोन बढ़ाना चाहोगे ना आप। तो आप बोलते हो कि हमारा बोरोइंग कॉस्ट है 54,000, बट एएस क्या बोलता है कि लोन आपने इंडियन करेंसी में लिया होता, उस पे जितना इंटरेस्ट बनता है ना, उससे ज्यादा तो बोरोइंग कॉस्ट कभी हो ही नहीं सकता। उससे ज्यादा बोरोइंग कॉस्ट कभी हो ही नहीं सकता। यानी हमने इंडियन करेंसी में लोन लिया होता तो मेरा बोरोइंग कॉस्ट इतना होता ना, इंटरेस्ट इतना ही लगता। तो दैट मीन्स योर बोरोइंग कॉस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 49,500 ओनली। जो डिफरेंस वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, पीएल में दिखा देंगे। That is 4,500 will be shown in profit and loss account. Clear है? हाँ सर। ये मेन पार्ट था तुम्हारा। यहाँ पे फिर से बता रहा हूं कि क्या करोगे। पहले तो देखो कि इंटरेस्ट देना कितना है फॉरेन करेंसी में, उसको कन्वर्ट कर लो रुपीज में। उस दिन का यूएस डॉलर है तो डॉलर, यूरो है तो यूरो, उस रेट पे तो आपको कितना इंटरेस्ट देना है वो पता चल गया। फिर अपने को ईयर एंड में AS 11 पढ़ रखा है ना, जो अपनी लायबिलिटी होती है उसको ईयर एंड के रेट से कंपेयर करना होता है। तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो हम तो चाहेंगे 24 और 30 पूरा का पूरा बोरोइंग कॉस्ट बता दे, लेकिन AS 16 क्या बोलता है, बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा। पहले आप ये देखो कि आपने वही लोन इंडियन करेंसी में लिया होता तो आपका इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, 49,500। तो बोलता है कि आप जितना इंक्रीज इन लायबिलिटी मांग रहे हो ना, उतना बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आपको टोटल इससे ज्यादा तो बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही नहीं। बोलता है इंडियन करेंसी में जितना आपने लोन लेते उस पे जितना इंटरेस्ट होता ना, आपको उतना ही रुपीस का बोरोइंग कॉस्ट मिल सकता है, आप उतना ही बोरोइंग कॉस्ट मानोगे। बट यानी 49,500 इज द मैक्सिमम कैप जो मेरे को बोरोइंग कॉस्ट मान सकता हूं। अब लेकिन जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। उपाय क्या है, इतना तो इंटरेस्ट दे ही रहे हैं अपन। तो बोलता है यदि आप इंटरेस्ट 24,000 दे रहे हो तो वो आपका बोरोइंग कॉस्ट हो गया। अब आपके पास कैप कितना बचा है, 49,500 ले सकते थे और 24,000 ले लिया, तो अब मैक्सिमम एक्सचेंज डिफरेंस का जो ईयर एंड में आप निकालोगे 25,500 ही आपका AS 16 बोरोइंग कॉस्ट मानेगा। यानी आप तो चाहते थे 30,000, लेकिन कितना दे रहा है AS 16 बोरोइंग कॉस्ट में, 25,500। उतना आप एक्सपेंस मान लो। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब पीएल के डेबिट साइड में, राइट। अच्छा। तो बाकी जो 4,500 बचा है ना, दिस विल बी ट्रीटेड एज पर AS 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आया समझ में ये? यस सर। तो बस ये वाला कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आगे चलते। एक तो वो पार्ट था जो आपको ध्यान में रखना है कि कितना पार्ट को आप बोरोइंग कॉस्ट मानोगे इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन, और कितना आपको AS 11 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है, वो आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट होता है आपको कि कब बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इस एएस का है, जो वो क्या था कि कब आप अपने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे और कब आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानोगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कब मानेंगे, जब आप कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हो। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब सपोज हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने में तो सर्टेन टाइम लगेगा ना। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट्स विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंस्ट्रक्ट और या टू बिल्ड। कोई भी एक ऐसी एसेट जिसको कुछ समय लगता है बनने में, कुछ समय का मतलब सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब होता है मोर देन 12 मंथ्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है मोर देन 12 मंथ, समटाइम्स नेचर ऑफ द एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कोई एसेट्स 5-6 महीने में भी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड बार लिमिट नहीं है कि 12 महीना ही हर बार मानना है, ये डिपेंड अपॉन द सिनेरियो है। बट हाँ, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेना पड़ेगा। अब तुम यदि बोलोगे कि तुमने एक व्हीकल खरीदा, बट व्हीकल जो खरीदा उसके लिए जो लोन ले रहे हो, क्या वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, बोरोइंग कॉस्ट? लोन पे इंटरेस्ट दोगे तो उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो क्या वो तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट, मतलब क्या वो कॉस्ट ऑफ व्हीकल में ऐड होगा क्या? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि जो व्हीकल है वो बना बनाया है,
उसको कोई अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगेगा। सपोज आपने एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को, यहां पे आपने एक लोन लिया, ठीक है, बिल्डिंग बनी आपकी लेट्स से सपोज 31 मार्च 2025 को, ठीक है, लोन इसके बाद भी कंटिन्यू है, लोन इसके बाद भी कंटिन्यू है। तो AS 16 क्या बोलता है, यहां तक इस ड्यूरेशन तक जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है ना, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपके कॉस्ट में ऐड होगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन इसके बाद जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, इट विल बी चार्ज टू नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। इज इट क्लियर कि कब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है, कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है? यदि आपका बोरोइंग कॉस्ट फॉर ए क्वालिफाइंग एसेट लग रहा है, तब वो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि क्वालिफाइंग एसेट्स को बनाने के लिए कॉस्ट नहीं लग रही है, तो वो कहां जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के हम लोग उसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इज इट क्लियर? और क्वालिफाइंग एसेट्स का क्या मतलब होता है कि दोज एसेट्स विच विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बिल्ड अप। क्लियर है? हाँ तो ये वाला चीज आपके ऊपर, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कितना रुपए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और कितना रुपए अपने को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर है? जैसे क्वालिफाइंग एसेट्स का एग्जांपल ले ले तो बिल्डिंग हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ब्रिजेस हो गए, डैम्स वगैरह हो गए, उन सबको बनने में तो लंबा टाइम लगता है ना, और पैसा भी ज्यादा चाहिए, तो हम पैसा तो बोरो करेंगे। तो पैसा जो बोरो करेंगे उस पे जो कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कॉस्ट, बाकी जो बोरो करने का खर्चा है, वो सारा कॉस्ट उसकी कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर अनटिल एंड अनलेस वो एसेट्स बन के रेडी नहीं हो जाती। एक बार बन के रेडी है, उसके बाद भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, चल रहा है, इंटरेस्ट देते जा रहे हो, तो वो सारा क्या है आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपको बता देता है कि आपने क्वालिफाइंग एसेट्स बनाने के लिए आपने लोन लिया है, तो डायरेक्ट हम लोग जितना भी बोरोइंग कॉस्ट है उसके, जब तक वो बनेगा तब तक उसके कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में हम लोग जनरल लोन लेते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एसेट्स हम बना रहे हैं उसके लिए कितना लिया है। हम लोग जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है वो अलग करेंगे, और जो नॉट आइडेंटिफाइबल है यानी जो जनरल लोन है कहीं पे भी यूज हो रहा है, उस कंडीशन में उसके ऊपर जितना भी बोरोइंग कॉस्ट होगा दैट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यदि आपका क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट को अलग कर सकते हो तो उतना आपके लिए कैपिटलाइज होगा। ठीक है, अलग कैपिटलाइज किस रेट से होगा, इट विल बी ऑलवेज एज पर द वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट लेना है, ये ध्यान रखना। कोई भी स्पेसिफिक लोन है, स्पेसिफिक बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, तब तो उसका जो भी खर्चा है उसकी कॉस्ट में, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देना। लेकिन कोई भी जनरल लोन है, जनरल लोन का आप सेग्रीगेशन कर रहे हो फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स एंड फॉर नॉर्मल, नॉर्मल तो पीएल में ही जाएगा, लेकिन जो वो फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स आपने सेग्रीगेशन किया, वहां पे जो आप बोरोइंग कॉस्ट का रेट यूज करोगे दैट विल बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट रेट। इज इट क्लियर? ये ध्यान में रखना, अपने को कौन सा रेट लेना है, वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर है ये? इससे रिलेटेड अब अपने को क्वेश्चंस देखना है। तो दैट वाज एवरीथिंग जो बोरोइंग कॉस्ट का अपने को क्रक्स था जो ध्यान में रखना है। आओ अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। पीआरएम लिमिटेड ने एक लोन लिया है 50 लाख रुपए का 30 अप्रैल को। इट वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज, बोलता है शेड बनाने के लिए 50 लाख यूज किया, टोटल लोन लिया है कितना, 50 लाख रुपए का। तो यानी यह यहाँ कोई स्पेसिफिक लोन है क्या, ये तो जनरल लोन हो गया, बता थोड़ी ना रखा है। जनरल लोन के केस में हमेशा जो हमारा कैपिटल एसेट्स बन रहा है उसके लिए जितना पैसा यूज कर रहे हो, वी विल यूज वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट, वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेड भी बनाया 50 लाख का, मशीनरी खरीदी, क्या मशीनरी मेरी क्वालिफाइंग एसेट है क्या? क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट AS16 का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जिस एसेट्स के लिए आपने बोरो किया है क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। बट शेड बनाने में टाइम लगता है,
शेड बनाने में टाइम लगता है, जैसे फैक्ट्री के ऊपर का शेड होता है ना, हाँ ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, इट इज ए क्वालिफाइंग एसेट, बट परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट्स। मशीनरी तो बना बनाया है, हमने घर पे तो बनाया नहीं है। वर्किंग कैपिटल ये कोई क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, डे टू डे के लिए यूज करते हैं। ट्रक, ट्रक खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट दिया, तो ये क्या है? नहीं है। ये भी नहीं है। तो अपना एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वाज कंप्लीटेड इन मार्च 2012, 2011 में लोन लिया था और 2012, तो ये क्वालिफाइंग एसेट्स हो गई। हाँ मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया था उसी टाइम, यानी ये तो क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं, मेरी बनी बनाई थी। ट्रक की डिलीवरी अभी तक मिली नहीं है। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडेड 18 लाख का। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है, 18 लाख, और ये टोटल इंटरेस्ट हमने इन सब में यूज किया है। यस। लोन तो इन सब चीजों के लिए यूज किया ना। अब कितना किसके लिए यूज किया, क्या आइडेंटिफाइबल है क्या? नहीं है। तो स्पेसिफिकली लिखा होता तो बहुत इजी था, अब आइडेंटिफाइबल नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज का मतलब होता है टोटल लोन यूज करके हमने कितना रुपए का एसेट्स बनाया है, 120 लाख का। तो 120 लाख के लिए हमने 50 लाख का लोन यूज किया है, जनरल लोन। 120 लाख की एसेट बनाने के लिए आपने 50 लाख का जनरल लोन यूज किया है, उसमें से मेरी क्वालिफाइंग एसेट तो सिर्फ एक ही है, तो उसको बनाने के लिए कितना यूज किया होगा? 50 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 50, सॉरी लोन नहीं, इंटरेस्ट। 120 लाख का एसेट हमने डेवलप किया थ्रू द लोन, उसके लिए खर्चा कितना लगा? 18 लाख का टोटल इंटरेस्ट। इसी को तो आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कितना कैपिटलाइज करना और कितना रेवेन्यू बनना है। यस। लोन को तो क्या है, लोन तो वैसे भी क्या है, लाइबिलिटी है, कैपिटल इन नेचर, वो तो लाइबिलिटी चला गया नॉन करेंट लाइबिलिटी में। अब 18 डिवाइडेड बाय 120 और 50 लाख के लिए कितना इंटरेस्ट लगा होगा मेरा? 7.5 लाख। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट में से 18 लाख में से 7.5 क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड की कॉस्ट में ऐड होगा, ये कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, और बाकी जितना भी है वो कहां चला जाएगा? 18 में से 7.5 माइनस कर दो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? आया समझ में? जब आपके पास में स्पेसिफिकली कैपिटल इन नेचर जो क्वालिफाइंग एसेट्स है उसके लिए लोन का सेग्रीगेशन नहीं दे रखा, उस कंडीशन में क्या करना है अपने को? उस कंडीशन में वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा? कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, कितना रेवेन्यू इन नेचर होगा, वो आइडेंटिफाई करना है। इज इट क्लियर? ये देखो आपके पास क्या बोला कि एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का करना शुरू किया था 1 जनवरी को। इसने 1 लाख रुपए लोन लिया था, स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो इस पे जो भी इंटरेस्ट लग रहा होगा वो तो डायरेक्टली चला जाएगा बिल्डिंग की कॉस्ट में, हाँ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। यस। 1 जनवरी 2011 को ही उसने लोन लिया, बिल्डिंग के लिए लिया। लेकिन कंपनी के अदर नॉन स्पेसिफिक लोन है, नॉन स्पेसिफिक लोन का मतलब जनरल लोन, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है इसके लिए? 5 लाख का 11% 55,000, 9 लाख का 13% 1,17,000। तो टोटल जनरल इंटरेस्ट कितना लगा? 172। और 1 लाख पे जो इंटरेस्ट होगा, 1 लाख में जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? 10,000 रुपए। वो तो डायरेक्टली बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेर एज फॉलोज। बोलता है जनवरी में 2 लाख का खर्चा किया, अप्रैल में इतना किया, जुलाई में इतना किया और दिसंबर में इतना किया। बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड आपको कितना रेवेन्यू इन नेचर मानना है। क्लियर है? यस। तो सबसे पहले एक सेकेंड, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा अपना? हमने ये निकाला था, टोटल कितना था? 172। 172 का इंटरेस्ट है। टोटल कितना लोन है अपने पास? 14 लाख का। तो वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा 1,72,000 का टोटल इंटरेस्ट लग रहा है ऑन द लोन ऑफ 14 लाख। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। हाँ 12.2857 12.2857% आपका हर बार लगेगा। ये चीज क्लियर है? अब yes, इसके बाद देखो, आपने 2 लाख रुपए जनवरी में यूज किए, तो इसके ऊपर तो पूरे 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा ना। इसमें दो चीजें, 1 लाख तो हमने वो स्पेसिफिक लोन यूज किया होगा। 2 जनवरी को बिल्डिंग बनाना हमने स्टार्ट किया, उस पर 2 लाख रुपए लगाया, तो 1 लाख तो हमने स्पेसिफिक जो लोन लिया वो यूज किया है। तो उस पर 10% इंटरेस्ट तो पूरा ही लगेगा 10,000 का। ये कैपिटलाइज होगा। प्लस yes, बचा हुआ जो 1 लाख है उस पे भी 12 महीना का ही लगेगा ना, जनवरी में यूज किया तो। लेकिन उस पे हाँ क्या लगेगा? वो तो मैंने जनरल लोन से यूज किया होगा। 12 तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? वेटेड एवरेज रेट लगाएंगे। 12.2857% का कितना आ जाएगा? 12,286, 12,286। उसके बाद ये जो 2,50,000 है ये भी जनरल लोन वाला ही है। इस पे भी वेटेड एवरेज रेट लगेगा अपना। yes, लेकिन इस पे ध्यान रखना, पूरे साल भर का थोड़ी लगेगा। अप्रैल में यूज किया तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितना मंथ होता है? 9 मंथ्स। yes, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। सिमिलरली 4,50,000 पे भी 12.2857% का इंटरेस्ट लगेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। yes, और फिर 1,20,000 पे 12.2857% फॉर 1 मंथ। तो ये जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा, दैट इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट विच नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। yes, आपने बिजनेस में टोटल इंटरेस्ट पे किया है 172 जनरल पे और 10,000 स्पेसिफिक। 182 टोटल इंटरेस्ट खर्चा हुआ है आपका। उसमें से इनको सॉल्व करके जो आएगा दैट इज द अमाउंट यू नीड्स टू बी कैपिटलाइज, उतना माइनस कर देना 182 से। तो जो आंसर रहेगा दैट नीड्स टू बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। yes, बस वही करेंगे अपन। तो वो जर्नल एंट्री क्या होगा? जब कैपिटलाइज करना है तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी तक दिसंबर तक बिल्डिंग कितना रुपए का बनने में कितना लगा अपना? 2 लाख, 2.5 लाख, 4,50,000, 120, टोटल कितना हो गया? 4 4 8 9 10,20,000। 10,20,000 तो ये कॉस्ट है, प्लस इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा इसमें yes, जो ये yes, कैलकुलेट करोगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दिस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट, ये हो गया जर्नल एंट्री। क्लियर है ये कंसेप्ट कि वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है? हाँ सर, आगे चल सकते हैं या निकाल रहे हो तुम लोग इसको? सर निकाल लिया। उतना ही आया? 74,189 आया ना टोटल इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज करना है अपने को। yes, हाँ सर, बस उतना कैपिटलाइज हो जाएगा। बाकी जो भी हमारा इंटरेस्ट 182 में से 74,189 माइनस कर दो तो वो इंटरेस्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और ये सब ध्यान रखना सस्पेंशन वगैरह कि कब तक कैपिटलाइज करोगे, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती। एक बार एसेट पुट टू यूज हो जाएगी उसके बाद इंटरेस्ट का जितना भी खर्चा है वो फिर कैपिटलाइज नहीं होगा आपका। इज इट क्लियर है?
उसके बाद आपको उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करना पड़ेगा। एक बार क्वालिफाइंग एसेट्स बन के रेडी है, उसके बाद में उसके रिलेटेड जो भी आपका कॉस्ट है बोरोइंग का, वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्लियर? यस सर। हाँ तो कंपनी ने देखो एक इंस्टीट्यूशनल लोन लिया था फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी 580 लाख का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड किया अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम 31 मार्च को, अमाउंटेड टू 406 लाख। 58 lakh has been advanced to supplier for additional assets and the balance loan of इतना has been utilized for working capital। जो वर्किंग कैपिटल पे यूज किया है उस पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो तो रेवेन्यू इन नेचर है ना। आपने टोटल इंटरेस्ट दिया 52.20 लाख का, यस 580 लाख के ऊपर में। तो बोलता है क्या करूं, अकाउंटेंट जो है वो डायलेमा में है। तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग समझाएंगे उसको कि कितना कैपिटलाइज करना है और कितना पी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज करना है। क्लियर है? तो बताओ वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा यहाँ पे। यस। तो 52.20 कितना पैसा हमने यूज किया है, 406 प्लस 58 प्लस 116 580 पूरा। तो 52.20 डिवाइडेड बाय 580 इनटू 406। ये तो प्लांट एंड मशीनरी जो मॉडर्नाइजेशन और रिनोवेशन स्कीम में लिया था, क्वालिफाइंग एसेट्स ये मेरी वेटेड एवरेज ऐसे ही निकलेगा ना। टोटल इंटरेस्ट है 52.20, कितने पैसे पे टोटल 580 लाख का कैपिटल एसेट्स बनाया, टोटल एसेट्स के लिए हमने यूज किया, उसमें से 406 लाख के ऊपर तो इतना ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा ना। हाँ सिमिलरली जो एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट्स, तो एडिशनल एसेट बनवा रहे हैं हम लोग, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट है। तो 52.20 डिवाइडेड बाय 580 इनटू 58 लाख, ये भी कैपिटलाइज होगा। बाकी जितना बचेगा वो सारा कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो ये कैपिटलाइज हो गया, ये कैपिटलाइज हो गया, बाकी जो था वो तो वर्किंग कैपिटल वाला, तो कभी भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, वो मेरी क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होती। इसीलिए अपन क्या करेंगे, उस पे जितना भी इंटरेस्ट बना है वेटेड एवरेज पे, उतना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। क्लियर है ये? हाँ सर। सेम यहाँ पे भी वैसा ही था कि हमने बोरो किया 30 लाख रुपए एसबीआई से, ठीक है। द बोरोइंग आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। अरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर्स क्या क्वालिफाइंग एसेट्स होती है क्या? शेयर्स तो बना बनाया ही होता है। गिव लिमिटेड का शेयर्स खरीद रहे हो तो जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगा सारा का सारा पीएल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे अकाउंटेंट बोल रहा होगा कि नहीं मैं इसको कैपिटलाइज कर लेता हूँ, देखो नीचे लिखा भी है, द डायरेक्टर्स ऑफ टेक लिमिटेड रिजॉल्व टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट। अरे कैसे कैपिटलाइज करोगे, ये कोई क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है क्या? इफ क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए हुआ तब हम लोग जो भी मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट होता है उसको कैपिटलाइज करते हैं। इज इट क्लियर? यस कहानी खत्म, बस इसको बना के लिखना है। एंड विद दिस आपका AS 16 भी खत्म होता है। हाँ हाँ। तो दैट वाज एवरीथिंग फॉर AS 16। थैंक यू।